Hello everyone, this is our first video of Indian economic development. This is the economics second book, class 12th. You know very well, first book is macroeconomics and second book is Indian economic development, and in short we says IED. Okay, so the three units are considered in macroeconomics and the next fourth unit start in IET. The name of fourth unit is Development Experience. Development Experience 1947 to 1990 and Economic Reforms since 1991. ओके तो इसका यूनिट का नेम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990. ओके तो यानी कि हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा 1947 से 1990 तक, एंड हमारे जो रिफॉर्म्स थे वो जो 1991 में हुए थे एलपीजी रिफॉर्म्स, वो क्या थे. बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. हम इसको चैप्टर बाय चैप्टर एंड टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे. सो फर्स्ट चैप्टर का नेम है इसमें इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. देखो ध्यान से समझना है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, हमें इसके वर्ड से सेंस निकालना होगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, हमें क्या पढ़ना है, क्या बताना होगा, क्या डिस्कशन करना होगा. ओके सो चैप्टर का नेम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी कब, ऑन द ईव, किसकी बात की जा रही है, द ईव यानी कि इवनिंग की बात की जा रही है. कौन सी इवनिंग, इंडिपेंडेंस की, यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी उस इवनिंग पे यानी कि इंडिपेंडेंस की इवनिंग पे कैसी थी. तो आप सब जानते हैं हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस किस सिचुएशन में थी. जैसे हम बात करें कि एजुकेशन सेक्टर, सो no more achievement in education sector, and that time of more work in agriculture sector. So the Britishers collect regardless way of lagan and no more development in agriculture sector. It means जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत गलत तरीके से, रिगार्डलेस तरीके से लगान कलेक्ट करते थे, बट उसके अगेंस्ट में कुछ भी फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोवाइड नहीं कराते थे. एंड आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर, सो ऑन अ प्लान बेसिस यानी कि एक प्लानिंग के तहत डिस्ट्रॉयड किया गया था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ब्रिटिशर्स की साइड से. ओके सो हम इसको चैप्टर को पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक्स सीक्वेंस में कवर करेंगे. आइए शुरू करते हैं. हाँ स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल. देखें ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जो होल्ड किया वो शुरुआत कहाँ से हुई. तो ब्रिटिशर्स सबसे पहले अपने यहाँ जो आए थे बिजनेस पर्पज से आए थे. उन्होंने आके पहले यहाँ बिजनेस करने की कोशिश की, एंड आफ्टर सम टाइम दे गो टू द इन स्ट्रॉन्ग सिचुएशन, एंड उस वक्त एक वॉर हुआ था जिसको नाम देते हैं बैटल ऑफ प्लासी. जो बैटल ऑफ प्लासी है इसके बाद ब्रिटिशर्स का इंडिया में इफेक्टिवली ओरिजिन माना जाता है. तो जो बैटल ऑफ प्लासी है इसका जो टाइम था वो टाइम था 1757. लिख देते हैं हम. ओके जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो हुई थी आपकी 1757 में, 1757. तो एट द टाइम आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल, एंड इन हिस्ट्री वी कंसिडर ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल. ओके अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि हम जो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो अप्रोक्सली इंडिया में ब्रिटिशर्स का जो टाइम पीरियड माना जाता है अप्रोक्स 200 ईयर्स का टाइम पीरियड माना जाता है. कैसे 1757 में इनका ओरिजिन मान लिया जाता है और 1947 में वो इंडिया को छोड़ गए थे. तो लगभग 190 ईयर्स आ रहे हैं, तो हम अप्रोक्स यहाँ पे 200 ईयर्स का इनको टाइम पीरियड इंडिया में मान लेते हैं. ओके तो जो आपका टॉपिक है ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल वो है आपका बाय द बैटल ऑफ प्लासी 1757. स्टूडेंट सेकंड टॉपिक है इसमें बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल. ध्यान देना, बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल यानी कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के आने का बेसिक पर्पस क्या था, वो क्यों हुआ, इतनी उन्होंने इंडिया में आने के लिए मेहनत क्यों की. तो उसका बेसिक पर्पस है उनका खुद का प्रॉफिट मोटिव है.
ये तो अंडरस्टूड है कि ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया फॉर यूज ऑफ इंडियंस नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, सो लिख सकते हैं यहाँ पे हम पर्पस में नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि उन्होंने इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन किया। साथ में यहाँ पे एक वर्ड और आता है फीडर इकोनॉमी, यानी कि ब्रिटिशर्स यूज इन इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को यूज किया था फीडर इकोनॉमी की तरह। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। फीडर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी कि इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी के लिए की तरह यूज किया। और फीडर इकोनॉमी किसके लिए? आप बता सकते हैं कि ब्रिटिशर्स इकोनॉमी के लिए। उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन किया, यहाँ से रॉ मटेरियल्स को ले जाते थे और उस रॉ मटेरियल की हेल्प से वहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने इंडस्ट्रीज को रन कराते थे, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल की कमी थी, शॉर्टेज थी। ठीक है, तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को यूज किया कैसे? फीडर इकोनॉमी की तरह। और उनके आने का पर्पस क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना, ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना। ओके स्टूडेंट, आवर थर्ड टॉपिक इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, यानी कि जो कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल पीरियड था, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद में। क्या होता है कॉलोनियल रूल या कॉलोनियल पीरियड? उसमें हमारा जो डेवलपमेंट था वो कैसा था? लो लेवल का। जो डेवलपमेंट था कैसा था? लो लेवल का। वो क्यों था? तो उसके रीजंस हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है हमारा प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो कैसी थी? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। कैसी थी? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ रिलायंट थे। ठीक है, सेल्फ रिलायंट का मतलब सेल्फ रिलायंट मीन्स ये अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकते थे। ठीक है, अपने नीड्स को सेल्फ फुलफिल कर पा रहे थे, इसलिए ये जो थे सेल्फ रिलायंट थे। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी को क्या बोला जा रहा था? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। ओके, और सेकंड पॉइंट है हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले की बात है, बिफोर इंडिपेंडेंट। मैं लिख देता हूं एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी से मीन्स है कि इन इंडिया दैट टाइम more persons are involved in agriculture sector. Okay, more person and most of persons are directly or indirectly involved and earn for the own livelihood by the agriculture sector. So different type of crops are produced in India. Okay, different types of produce are produced in India and 2/3 of population involved in agrarian sector, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 2/3 पॉपुलेशन हमारे यहाँ इन्वॉल्व थी और ये हमारे यहाँ का मेन सोर्स था लाइवलीहुड का। ओके, 2/3 पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व है इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये हमारे जो मेन सोर्स है लाइवलीहुड का वो यही है। मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि
लोगों के पास और कुछ ज़्यादा वर्क नहीं था और लोग मोस्ट ऑफ पर्सन यानी कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, थर्ड वन आता है हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उस वक्त अगर इंडस्ट्री की कुछ बात की जाती थी तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात की जाती थी। हालांकि बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ से डिस्ट्रॉय करा दिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। सो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ हैंडवर्क आइटम्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, तो हमारे यहाँ की इनकम का एक मेन सोर्स था। एक्सपोर्ट के थ्रू हमको अच्छा रेवेन्यू मिल जाता था। ओके, सो इसमें जो आता है स्टोन वर्क आ जाता है, स्टोन से बने हुए सामान, या इसमें आ सकते हैं हमारे मेटल के सामान, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल के सामान, इस टाइप के सामान इसमें आ जाते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे यानी कि कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल या स्टोन से बने हुए सामान ये हैंडीक्राफ्ट में आते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक अच्छा वर्क हुआ करता था उस टाइम पे, तो इससे इनकम भी हुआ करती थी। तो आफ्टर पासेज ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑल्सो। ओके, सो हमारा जो टॉपिक 3 है वो कवर करता है इन 3 पॉइंट्स को। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, ये ब्रिटिशर से आने के पहले की बात है। हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी, यानी कि सेल्फ रिलायंट थी, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर रहे थे हम, क्योंकि इंडिपेंडेंट थे। एग्रेरियन इकोनॉमी थी हमारी, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दिस इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि हमारे जीने का जो मेन सोर्स था वो क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर। And in industrial sector we have the handicraft industry, and this is the very famous in all over the world because our goods is very qualitative. Okay, जो भी हमारा सामान हुआ करता था, जो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहा था, बहुत क्वालिटेटिव था। तो इसमें कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, स्टोन एंड इस टाइप के सामान यहाँ से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट हुआ करते थे। अब इसके बाद ही हम देखेंगे कॉलोनियल रूल क्या होता है, कॉलोनियल पीरियड क्या होता है। कई बार स्टूडेंट्स में इसको लेके कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे, डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉलोनियल रूल। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक 4 कॉलोनियलिज्म। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे इस पे। व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, या मैनी टाइम सेज द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल एंड इसको कॉलोनियल पीरियड भी बोल देते हैं। यानी कि जितने टाइम ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे थे, आपने समझा 1757 से 1947 का जो टाइम होगा वो क्या होगा, कॉलोनियल पीरियड। ओके, अभी हम डिस्कस करके चुके हैं बाय द बैटल ऑफ प्लासी इंडिया में जो ओरिजिन माना जा रहा है ब्रिटिशर्स का 1757 एंड इंडिपेंडेंस मिली थी हमको 1947 में। तो ये जो पीरियड है वो कॉलोनियल पीरियड माना जाएगा, और इस पीरियड में जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल लगाए थे वो कॉलोनियल रूल माने जाते हैं। तो कॉलोनियल रूल क्या होता है, इसमें रिलेशंस होते हैं 2 कंट्रीज के बीच में। द रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉलिटिकल रिलेशन। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं relation between 2 countries, economic relation and political relation। यानी कि इकोनॉमिक रिलेशन भी है, पॉलिटिकल रिलेशन भी है, बट जो रिलेशन है वो अनइक्वल है। तो मैं लिख देता हूं रिलेशन इज अनइक्वल। रिलेशन अनइक्वल क्यों है, वन कंट्री इज द साइड ऑफ प्रॉफिट एंड अनदर कंट्री सफर्ड फ्रॉम लॉस। यानी कि एक कंट्री तो फायदे में, दूसरा कंट्री किस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। इसलिए रिलेशन कैसे हैं, अनइक्वल रिलेशन है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कॉलोनियल रूल में या कॉलोनियलिज्म में रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, इकोनॉमिक रिलेशन एज वेल एज पॉलिटिकल रिलेशन, एंड रिलेशन इज अनइक्वल। एंड इन इंडिया एंड
British case, the relation favor in the Britishers and unfavor in the Indian. लिख सकते हैं। यानी कि जो रिलेशन किसके फेवर में थे, ब्रिटिशर्स के फेवर में थे और इंडियंस के अनफेवर में थे। ठीक है, पॉलिटिकल रिलेशन भी हैं और इकोनॉमिक रिलेशन भी हैं। कैसे, यानी कि ब्रिटिशर्स इम्पोज रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन इंडिया एंड इंडिया फॉलो फोर्सली डेट रिलेशंस रूल्स। यानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं अपने रूल्स को, और इंडिया को मजबूरी में फोर्सली उन रूल्स को फॉलो करना पड़ रहा है। तो ये हमारा कॉलोनियल रूल। इसमें एक रूलिंग कंट्री होता है, तो इसमें जो रूलर कंट्री है वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन इंडिया के ऊपर अपने रूल्स को इम्पोज कर रहा है। और एक होता है कॉलोनी, यानी कि जिसके ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं वो कॉलोनी होता है। जैसे मान के चलो अपने हाथरस सिटी के कुछ रूल्स हैं, हाथरस सिटी के कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स हाथरस की कोई एक कॉलोनी है, उसके ऊपर वो इम्पोज किए जा रहे हैं, तो उसको वो रूल क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो रूलर कंट्री होता है वो रूल्स को इम्पोज कर रहा होता है, और जो कॉलोनी होती है वो उनको फॉलो कर रही होती है। तो इंडिया इसमें क्या हो गई, कॉलोनी हो गई, और रूलर कंट्री कौन हो गया, ब्रिटिश हो गया। ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल को इम्पोज कर रहा है, हमारे ऊपर लागू कर रहा है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो फिर से देखेंगे इसको एक बारी। जो कॉलोनियलिज्म है उसको हम कॉलोनियल रूल भी बोलते हैं, और जितने टाइम ये रहा उसको हम कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। तो इंडिया में 1757 से माना जाता है और 1947 तक ये चल रहा होता है। ओके, जो रिलेशन है बिटवीन टू कंट्रीज है, कैसे रिलेशन है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन है। रिलेशन अनइक्वल है, हमारे अनइक्वल क्यों है, क्योंकि ब्रिटिश के फेवर में और इंडिया के अनफेवर में है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप पढ़िएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ आगे डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी बुक्स में मटेरियल दे रखा है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसकी हेल्प से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।